गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आगाज़ सहर और मैं हूँ आपके साथ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। बिल्कुल मेरे साथ मौजूद है अली का बेग। आप सबको प्यारी सी सुबह का प्यारा सा सलाम। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह हमेशा की तरह अच्छी जा रही होगी और आपका आने वाला वक्त भी अच्छा होगा। गुड मॉर्निंग टू यू, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग यासिर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तरोताज़ा हूँ। आप बताएं, आप कैसे हैं? बहुत शानदार। आपकी तरह हमेशा से इस प्रोग्राम की विसात से जो कॉन्फिडेंस अगर हमारा लो भी होता है, मूड स्विंग्स भी होते हैं, तो यहाँ पे आके मूड्स अच्छी हो जाती है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसे ही। और यहाँ से सुबह के अंदर आप जैसे प्यारे लोग जो हमें सुनते हैं, आप सबकी वजह से हमारे चैनल पर भी खुशियाँ आ जाती हैं। बिल्कुल। आप बताएं कैसे गुजर रही है आपकी सुबह? मैंने आपको बता दिया कि मेरी सुबह जो है वो तरोताज़ा गुजर रही है। आप बताएं, आपके मुंह से लग रहा है आप थोड़े जो हैं वो डल डल लग रहे हैं, क्या हुआ है? ये बिफोर प्रोग्राम डल थे, लेकिन प्रोग्राम के अंदर बिल्कुल यही सुनना चाह रही थी मैं। जी रासिग्राम, आज की सुबह की जो अहम बात है, एक ऐसी बात है जिस बात को पे बात करना बहुत जरूरी है। ये आई थिंक सो हम सब की बात है। बिल्कुल ऐसी बात है जी। हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा फ्लॉ है जिस पे बात करना जरूरी है। आगाज कीजिए। जी बिल्कुल, ये एक ऐसा स्कैम है हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में कि हमें जब हम छोटे होते हैं हमें बताया नहीं जाता, हमें गाइड नहीं किया जाता कि हमने बड़े होकर क्या बनना है। हमें बताया जाता है हमने इंजीनियर बनना है, हमने डॉक्टर बनना है या टीचर बनना है या टीचिंग करनी है, जो भी करना है। हमें ये नहीं बताया जाता कि हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ में इससे आगे भी और भी करियर के चांसेस हैं, हमें नहीं बताया जाता। बिल्कुल ऐसी बात है। बच्चा पैदा हुआ तो माँ बाप ने सोच लिया कि जी डॉक्टर बनेगा। बच्चा पैदा हुआ, माँ बाप ने सोच लिया जी बिजनेसमैन बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या इस तरह के हम फॉर एग्जांपल आपके रिश्तेदारों में कोई कजन आपको डॉक्टर बनना है तो आपको कहना पड़ता है, माँ बाप कह देते हैं तुमने भी डॉक्टर बनना है। ये देखा जाता है कि हमारे बच्चे का एप्टीट्यूड कौन सा है, हमारा बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज के अंदर है, हमारा बच्चा चाहता क्या है, उसके अंदर अल्लाह ताला ने कौन सा कुदरती टैलेंट रखा है। जो नेचुरल टैलेंट है उसको हम हिंट नहीं करते, उसको हम हंट नहीं करते, हमें पता नहीं होता हम क्या करते हैं। और फिर हम एक बच्चे के अंदर हम एक डॉक्टर बना देते हैं लेकिन वो कामयाब डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर बना देते हैं लेकिन वो कामयाब इंजीनियर नहीं बनता। आई थिंक सो हमें चाहिए कि सबसे पहले कैरियर काउंसलिंग की जाए, बच्चे को देखा जाए कि उसका हंट करना चाहिए, टैलेंट उसके अंदर क्या है, उसका इंटरेस्ट किस चीज के अंदर है। अगर वो मैथ्स नहीं करना चाहता तो उसको मत करवा। बिल्कुल सही बात। अगर वो एक आर्टिस्ट बनना चाहता है उसको बनने दे, अगर वो एक एंकर बनना चाहता है उसको बनने दे, अगर वो जो कुछ भी करना चाहता है, जिस चीज के अंदर उसका इंटरेस्ट है, जो अल्लाह ने उसके अंदर सलाहियत रखी है, आई थिंक सो जी बिल्कुल पुश करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि फिर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ लिख के बेरोजगार। जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो हैं गली गली में अब तो MBBS डॉक्टर जो हैं वो बैठे हुए और उनके पास जाली डिग्रियां होती हैं और सब जो पीछे इनके बात होती है कि उन्होंने या तो उनका इंटरेस्ट नहीं होता या तो उनके घर की तरफ से उनको प्रेशराइज किया जाता है कि आपने डॉक्टर ही बनना है। तो मेरा ख्याल आप लोगों की जिंदगियां खराब करने से बेहतर है वही कर लें जो आप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। और मुझे लगता है कि जितने भी स्टूडेंट्स के ये शिकवा होता है, आई थिंक सो आप बचपन से क्या बनना चाहते थे? हम अपनी बात मैंने तो अपनी टीचर्स को देखा था और मुझे पता ही नहीं था 3 चीजों के अलावा, डॉक्टर, पायलट और टीचर, इसके अलावा मुझे पता ही नहीं था। और मेरे घर वाले कहते थे कि मैंने डॉक्टर बनना है और मुझे टीचर बनने का शौक था, लेकिन जब जैसे मैं बड़ी हुई तो मुझे BBA का शौक हुआ, लेकिन मेरी ये जो लाइफ है वो से बरक्स हो गई। बिल्कुल एंकर बन गई। सच में मुझे शौक इसी चीज का ही था, लेकिन मेरी डिग्री डॉक्टर फील्ड की डिग्री है, लेकिन मैं काम नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मुझे इंटरेस्ट इसका था, मैंने कैरियर का, लेकिन मतलब हमें उस तरह के तैयार नहीं किया कि हमने खुद को मोल्ड कर लिया, यहाँ पे आ गए। जी बिल्कुल यार, इसके साथ ये भी आती है, बहुत सारे केसेस ये भी सामने आते हैं कि सुसाइडल केसेस जो हैं, बच्चों के जो है वो मार्क्स नहीं आ पाते इतने कि वो आगे डॉक्टर्स की डिग्री में जा सकें, स्पेशलाइजेशन कर सकें, तो वो खुदकुशी की तरफ भी बढ़ जाते हैं। और ये बात चीज बार देखी गई है। जी बिल्कुल। मुझे उस वक्त पे हैरानगी होती है कि जब मुझे याद है एक मतलब मेरा सेकंड ईयर FSC का केमिस्ट्री का पेपर था और उस पेपर के अंदर मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ। और पेपर अच्छा क्या नहीं हुआ, मुझे लगा कि 2 शार्ट मैंने गलत देखी है, इट वाज जस्ट अबाउट 4 मार्क्स। और मैं आके इतना रोया, इतना परेशान, और अब वो सोच के मुझे खुद पे हंसी आती है कि उन तमाम चीजों का मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। वे किसी ने कहा था कि पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर। उस वक्त हम हंसते थे, लेकिन ये हकीकत है। हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर इतने फ्लॉज हैं। एक तो हमें फैमिली की तरफ से अच्छी जो पेरेंटिंग के साथ काउंसलिंग नहीं मिलती फॉर कैरियर, और फिर हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें एक अच्छा इंसान नहीं बनाता, हमें हमारी डिग्री के अकॉर्डिंग हमें कुछ भी नहीं सिखाता
जस्ट वहाँ पे पैसे बटोरे जाते हैं। ये बहुत बड़ी हकीकत है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज, बहुत से स्कूल, कॉलेजेस ये सुनकर इस पर मुझे लगता है कि वो बहुत हम उनके खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन हम उनके खिलाफ नहीं बोल रहे। हम उन तमाम बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में बात कर रहे हैं जिनके मुस्तकबिल के साथ आप खेलते हैं। 1100 में से 1100 मार्क्स हासिल करने के बाद भी वो स्टूडेंट्स आपको 20,000, 10,000, 15,000 की जॉब्स करते नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं होता। और आप क्या करते हैं? उनको क्रैमिंग करवाते हैं, और इतना क्रैमिंग आपने कमा लिया, इदारे का नाम बना लिया, आपने पोस्टर्स लगा दिए, शहर शहर करिया आपने कहा कि हमारे शहर के लिए एक और एजाज, और ये सब चलता रहा। लेकिन आपने बच्चों को प्रोड्यूस नहीं किया, आपने टैलेंट को प्रोड्यूस नहीं किया, आपने एजुकेशन नहीं दी, बल्कि यू जस्ट क्रैम्ड देम टू बिल्ड योर बिजनेस। आपने अपने बिजनेस को बनाया। लाइक दैट लाहौर के अंदर फिर भी हम यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ पे मुझे लगता है एजुकेशन सिस्टम बहुत बेहतर है, लेकिन ऐसे एरियाज हैं लाइक सिंध के अंदर, मैं पंजाब के जनूबी पंजाब की बात कर रहा हूँ जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे यही सब है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन को बिजनेस के तौर पर बिल्कुल। यासिर, हमारे यूनिवर्सिटी लेवल की अगर बात करें तो एजुकेशन सिस्टम का ये भी बड़ा फ्लॉ है कि हमारे टीचर्स जो है, हमारी यूनिवर्सिटी जो है, वो हमें सही गाइड नहीं करती कि आगे हमने किस डायरेक्शन में जाना है। बच्चों का ये भी बड़ा सवाल होता है कि हमने आगे करना क्या है। वो पढ़ तो लेते हैं, डिग्रियां तो लेते हैं, लेकिन उनको आगे जॉब्स नहीं मिलती। क्यों जॉब्स नहीं मिलती? इसके पीछे सबसे बड़ी रीजन ये है कि हम 4 साल की डिग्री के अंदर पहले 2 साल हम दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, बिल्कुल हमारा ताल्लुक और फिर अगले 2 साल हमारे हमें अपने सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। प्रैक्टिकल्स के लिए हमें लैब्स के अंदर लेके जाया जाता है, और लैब्स में कोई इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद नहीं होते, वहाँ पे बिठा के हमें थ्योरी पढ़ाई जाती है। तो इस तरह के सिस्टम के अंदर जब आपको मौके नहीं दिए जाएंगे और एकेडमिया और इंडस्ट्री कोलैबोरेशन नहीं होगा, तो फिर इस तरह की चीजें होंगी, बिल्कुल ऐसे नहीं मिलेंगी। तो द्वारा अपने बच्चों के मुस्तकबिल के साथ मत खेलें। इतने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, उन सबको बिजनेस तक ना रखें, बल्कि जो बच्चा आपके पास आता है उसको लाइक दैट योर ओन चाइल्ड, अपने बच्चे की तरह उसकी केयर करें, उसको अच्छी तालीम, बल्कि माँ बाप तालीम अच्छी होगी तो फिर मयार अच्छा होगा, मुस्तकबिल अच्छा होगा, और पाकिस्तान ही अच्छा होगा। जी बिल्कुल सही कहा है आपने। और माँ बाप को ये भी देखना चाहिए कि हमारे बच्चे में क्या टैलेंट है, क्या स्किल्स हैं जो उभारनी चाहिए। उभरेंगी तो वो सामने आएगा, ना कि उनको प्रेशराइज किए। बिल्कुल ऐसी बात है। बढ़ते हैं आज की पहली खबर की जाए। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं, क्या इमरान खान का दौर अच्छा था या शहबाज शरीफ का दौर अच्छा है? आइए जानते हैं इस न्यूज रिपोर्ट के अंदर। हमारे पास इस वक्त जो एनालिसिस मौजूद है, जिसके अंदर इमरान खान के दौर के अंदर महंगाई कितनी थी और शहबाज शरीफ साहब के दौर के अंदर महंगाई कितनी है। इमरान खान के दौर के अंदर पेट्रोल, गैस और बिजली की कीमतें क्या थी, और आज शहबाज शरीफ साहब के दौर के अंदर क्या है, और उस वक्त खुदरोश की कीमतें क्या थी और आज कितनी है। उस वक्त महंगाई की शरह कितनी थी और आज कितनी है। आइए इस पे डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते चलते हैं पेट्रोल की कीमत के हवाले से। इमरान खान के दौर के अंदर पेट्रोल की कीमत 149 रुपए फी लीटर तक पहुंच गई थी। इस वक्त आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव था, मगर हुकूमत ने दाखिली सतह पर कीमतों को निस्बतन कम रखने की कोशिश की थी। बात करते चले शहबाज शरीफ साहब आज के दौर के अंदर, तो पेट्रोल की कीमत इस वक्त 255 रुपए से है। 255-260 के करीब आपको पेट्रोल जो है वो मिल रहा है। आलमी तेल की कीमतों में इजाफे के साथ साथ रुपए की कदर में कमी है, क्योंकि डॉलर के अंदर मजीद इजाफा होता चला गया। जो इमरान खान साहब के दौर में 150 पे था, आज वो 270-80 पे पहुंच चुका है। तो जिसकी वजह से इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा वो आलमी मार्केट के अंदर, हमें तेल की कीमतों के अंदर, रुपए के अंदर जो हमारी कमी हुई, तो तेल की कीमतें हमारी ऑटोमेटिकली डायरेक्टली जो है वो इंक्रीज हो गई। जी बिल्कुल। अगर इसके साथ हम गैस की कीमतों की बात करें तो इमरान खान के दौरे हुकूमत में गैस की कीमतें निस्बतन मुस्तहकम थी, मगर कुछ हलकों की जानिब से ये भी कहा गया था कि कीमतें आलमी सतह पर बढ़ने की वजह से मुकामी सतह पर भी इजाफा होने की तवक्को थी। और इसके साथ अगर हम शहबाज शरीफ के दौर की बात करें, गैस की कीमतों में बड़ा इजाफा देखने को मिला था। घरेलू और सनती गैस के निर्खों में खातिर ख्वाह इजाफा हो चुका है, जिससे आवाम पर इजाफी बोझ बढ़ चुका है। अवश्य खुर्दनोश कीमतों की जानिब बढ़ती हैं, जिसमें चीनी की कीमत भी आती है, अंडे की कीमत भी आती है, क्योंकि इसका मार्केट से डायरेक्ट ताल्लुक होता है, इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो खान साहब के दौर के अंदर जो चीनी की कीमत थी वो 85 से 90 रुपए तक फी किलो पहुंच चुकी थी। और इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के दौर हुकूमत के अंदर चीनी की कीमत 130 से 140 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है। आवाम को इस इजाफे की शिकायत है, क्योंकि इसमें इजाफा होने से खुराक की दीगर अशिया की कीमतों में भी
असर पड़ा है जी। और इसके साथ अगर अंडे की कीमतों की बात करें, इमरान खान के दौर में अंडे की कीमत 130 रुपए फी दर्जन तक थी, बल्कि और शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत की बात करें, अंडे की कीमत 250 रुपए फी दर्जन तक पहुंच गई है, जिससे अवाम को जेब पर इजाफी बोझ बढ़ चुका है। बात करते हैं महंगाई की शरह की। कुछ चीजें हमने आपके सामने रखी क्योंकि प्रोग्राम के अंदर ड्यूरेशन के अंदर हमने बातों को कंप्लीट करना है, तो हम बढ़ते हैं महंगाई की शरह की जानिब। तो इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर महंगाई की शरह में आगाज में इजाफा हुआ था, लेकिन हुकूमत ने इसको कंट्रोल करने की कोशिश की, ताहम माशी मुश्किलात और आलमी बहरान के असरात की वजह से महंगाई में इजाफा हुआ था। अगर अब की बात करें तो इस वक्त महंगाई की शरह 30% के करीब हो चुकी है, यानी इमरान खान साहब के दौर से अब तक तकरीबन 1/3 जो है वो महंगाई बढ़ चुकी है, जो पाकिस्तान की तारीख में एक संगीन मसला बन चुका है। आवाम को रोजमर्रा की जरूरियात की अशिया खरीदने में सख्त मुश्किलात का सामना है। आइए चलते हैं, जो रिजल्ट हमने अपने एनालिसिस से निकाला है वो ये है कि अगर हम दोनों हुकूमतों का मवाजना करें तो ये वाज़ेह होता है कि शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत के अंदर कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ है, खास तौर पर ईंधन और जो जरूरी अशिया की चीजें हैं जिसके अंदर अशिया खुर्दोनोश की कीमतें आ जाती है उसके अंदर और महंगाई की शरह में भी इजाफा हुआ है, जिससे अवाम की मुश्किलात ज्यादा हो गई है। ये जो सूरत हाल है ये अवाम के लिए बाइस परेशानी बन चुकी है और वो हुकूमत से मुतालबा करती है कि जल्द अज जल्द इस मसले का हल निकाला जाए ताकि अवाम की जिंदगी के अंदर आसानी हो सके। इंशाल्लाह अल्लाह करे ऐसा ही हो, ऐसा हो जाए। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की जानिब। नाज़रीन, बात करते चलते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा बेलारूस की, जहाँ पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा किया है और जिसके साथ साथ जो अफराद शामिल थे सबसे पहले उनकी बात करते चलते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे के अंदर शहबाज शरीफ साहब खुद मौजूद थे और उसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की कायद नवाज शरीफ भी मौजूद थे और इनके साथ काफी हल्का मौजूद था, दर्जन भर लोग मौजूद थे। इस वक्त ये तनकीद की जा रही है कि एक तरफ जो मुल्क है वो मुआशी मसाइल का सामना कर रहा है, हर तरफ से मुआशी मसाइल हैं, परेशानियां हैं और मुल्क की जो तरक्की की शरह है वो नीचे जा रही है, महंगाई बढ़ रही है। इस सिनेरियो के अंदर हमारी हुकूमतों के खर्चे खत्म नहीं हो रहे, शाही खर्चे किए जा रहे हैं, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं कि टब्बर भर के बिल्कुल, हाँ जी ऐसी बात है। काम शहबाज शरीफ साहब का था लेकिन नहीं, नवाज शरीफ साहब भी साथ गए और वहाँ पे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी गई और उनकी बेटी जिनको पहले मंजर आम नायब वज़ीर आज़म भी थे और दिस इज माय डॉटर भी गई। हाँ जी, दिस इज माय डॉटर। बड़ी फनी थी ये, अगर इसको हम थोड़ा सा एक दिलचस्प और हकायक की नजर से देखें तो ये बहुत गलत हुआ है कि बहुत से मुबस्सिरीन ये सवालात उठा रहे हैं कि एक तरफ से महंगाई है, मुल्क का ये कबाड़ा हो चुका है, मुल्क के अंदर परेशानी है, मुल्क के अंदर बेरोजगारी जैसे मसाइल है, महंगाई जैसे मसाइल है, उन सब के अंदर ऐसे शाहाना दौरे अवाम के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। जी बिल्कुल, और इसका नतीजा जो है वो ये निकले, अगरचे बैनुल अक़वामी ताल्लुकात और तिजारती मुआहिदों के लिए ऐसे दौरे अहम होते हैं, लेकिन इनमें शफाफियत, कफाफियत, शारी और अवामी हसासात का ख्याल रखना भी ज़रूरी होता है। हुकूमत को इसके साथ चाहिए कि वो अवामी तवक्कुआत और मुल्की हालात को मद्देनजर रखते हुए ऐसे दौरों के साथ मनसूबाबंदी भी करें ताकि अवाम का एतमाद बहाल हो और बैनुल अक़वामी सतह पर बहुत मुस्बत पैगाम पहुँचे। आप दौरे जरूर करें लेकिन इसके अंदर आपको जो है किफायत शारी से करना चाहिए और शफाफियत भी हो और अवाम के जज्बात का भी ख्याल रखना चाहिए। ये शाही दौरे नहीं चलने चाहिए। मुझे वो वक्त याद आता है जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बनने के बाद पहले इजलास के अंदर मौजूद थे और सबने चाय की फरमाइश की, तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि आप अपनी चाय अपने घर से पी कर आया करें, हमें यहाँ पे सिर्फ सादा पानी मुयस्सर किया जाएगा। बिल्कुल, माशी रद्द-ए-अमल को देखा था, माशी बहाली को। बिल्कुल, कौमें बनती हैं जिसे शहबाज शरीफ कहते हैं, कौमें ऐसे नहीं बनती, बनती है नहीं बनती, बल्कि कौमें बनती है कि आप अपने दौरों को कम करें, कफायशारी से काम लें। कफायशारी से आपको काम है, आप जाके वहाँ पे माहदों पे दस्तखत करें, वहाँ पे छुट्टियां मनाने आप लोग ना चाहें। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की जानिब। जी नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग के शानदार मुकाबले जारी हैं। पाकिस्तान सुपर लीग को पिंडी के फैंस तो एंजॉय कर रहे हैं लेकिन कराची के फैंस हमेशा की तरह मायूस कर रहे हैं। पहला मैच जो कराची के लेग के अंदर खेला गया, कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान के मैच के अंदर अवाम ने बिल्कुल भी स्टेडियम के अंदर अवाम मौजूद नहीं थी,
जो कि आई थिंक सो बहुत बुरी बात है। बहुत से सवाल उठते रहते थे निका कि जी क्यों नहीं आते कराची के जो फैंस हैं वो स्टेडियम के अंदर, तो कहा जाता रहा कि जी जो सीन है वो अच्छा नहीं है, मैच नजर नहीं आता, स्टेडियम है अच्छा नहीं है, आने जाने में मुश्किलात होती है, ट्रैफिक होती है वो। तो जब पीसीबी ने इन तमाम मसाइल को एड्रेस किया तो उसके बाद भी यही हाल है। तो मुझे और आप सबको आई थिंक सो कराची के फैन से गिला जरूर होगा कि आपने अच्छा नहीं किया, आपको जाना चाहिए था। बल्कि यहाँ के जो लोग हैं वो बल्कि चाहते थे कि काश वो जो हम इफ्तिताही तकरीब की बात करें, जैसे कि हम तो यही चाह रहे थे कि यहाँ पर ही हो, हम भी जा सके, एंजॉय कर सके। बिल्कुल, पिंडी वालों ने बहुत अच्छा किया, वहाँ पे फैंस गए और उनको बनता भी था। अब आप देखिएगा 24 से लाहौर के अंदर मैचेस है, आपको तमाम के तमाम स्टेडियम भरे नजर आएंगे। बिल्कुल जी, लाहौर ही आपसे आगे चले गए हैं, लेकिन कराची वाले अभी तक वही आप पीछे हो। बिल्कुल, तो इस तरह हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप स्टेडियम्स को भरें। वैसे ही एरन हॉलैंड जो प्रेजेंटर है, आप सब जानते हैं, पैट कमिंस, सॉरी वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, ऑस्ट्रेलिया से इनका ताल्लुक है, और कमिंस जो हमारे पास खेलते भी रही है, उनकी बीवी भी है और पीएसएल से बहुत मोहब्बत रखती है। पीएसएल के अंदर उनका बहुत ही अच्छा जो है वो सीन रहा है, अच्छा टाइम गुजरा है। उन्होंने रिक्वेस्ट की है अपने शायकीन से, अपने फैन से कि वो स्टेडियम मैच देखने जरूर आए। जी बिल्कुल। मारूफ गैर मुल्की प्रेसिडेंट एरन हॉलैंड ने कराची में खाली स्टेडियम को देखकर दुख का इजहार कर दिया है। गुज़िश्ता रोज नेशनल बैंक स्टेडियम में कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें मद्दे मुकाबिला आई। रिजवान के 105 रन के इनिंग्स की बदौलत के किंग्स को 235 रन का हदफ मिला। ताहम हरीफ टीम के बैटर जेम्स विंस ने 43 गेंदों पर 14 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 101 रन की इनिंग्स खेल डाली और मुल्तान सुल्तान से फतेह छीन ली थी। जीवन मैच के बाद जब तकरीब हुई तो उसके अंदर प्रेजेंटर एरन हॉलैंड ने भी रिक्वेस्ट की, रोश मुमताज ने भी रिक्वेस्ट की और रवि गुब्बारा ने भी कहा स्टेडियम के अंदर आप जरूर आए शायकीन और पीएसएल को एंजॉय करिए। पाकिस्तान सुपर लीग अपनी लीग है, पाकिस्तान सुपर लीग अपना ब्रांड है। I think so we have to promote as Pakistan। ये थी आज की आगाज़ी शहर की ट्रांसमिशन। अपनी मेजबान मोहम्मद यासीन को इजाज़त दीजिए। अली का बेग के साथ अल्लाह निगहबान।